नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 और मैं हूं विवेक पाठक। आज इस विशेष पेशकश में आज हम चर्चा करेंगे देश के वर्तमान हालात को लेकर, जहां चर्चा चल रही है सबसे ज्यादा मणिपुर को लेकर। संसद में चाहे राज्यसभा की बात की जाए, चाहे लोकसभा की बात की जाए, वहां हंगामा है, सदन स्थगन पे है। और आज स्थिति यह है कि विपक्ष की तरफ से, यानी कि इंडिया की तरफ से, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में दोनों ही सदनों में रखने की बात सामने निकल के आई है। हालांकि एक राजनीतिक टेक्निक है जिसकी वजह से ये हो सकता है कि अविश्वास मत को जो लोग सिरे से खारिज कर दे, लेकिन विपक्ष की इसमें एक खासी एक सोच है जिसको देखकर लगता है कि हो सकता है कि इसी अविश्वास मत के जरिए ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री को बोलने पर वो मजबूर कर सकते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं दुष्यंत गौतम जी, जो कि राज्यसभा से सांसद हैं और उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। सर, संगठन की स्थितियों के बाद हम उस पर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो आज का जो ज्वलनशील मुद्दा है वो है मणिपुर। प्रधानमंत्री से सुनने के लिए विपक्ष पूरी तरह से उत्सुक है, व्याकुल है, परेशान है, चिंतित है। प्रधानमंत्री की तरफ से क्या बात निकल के आएगी और सरकार की तरफ से क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, सदन की अपनी मर्यादा होती है और मर्यादा के हिसाब से ही होता है। सदन को चलाने का काम स्पीकर का होता है। ये कार्य जो भी आदमी कहेगा, संसद उठ के कहेगा ऐसे चलाओ या ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे चलाओ, ऐसे नहीं चलता कभी सदन। और प्रधानमंत्री ने बोलने के लिए मना नहीं किया है। आप डिबेट कीजिएगा, आप चर्चा कीजिएगा। हमारे गृह मंत्री हैं, क्या क्या किया है उनसे पूछिएगा, आप आज की क्या स्थिति है। रक्षा मंत्री ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आप चर्चा कीजिएगा, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष राजनीति करना चाहता है, वो चर्चा नहीं करना चाहता। क्योंकि चर्चा होगी तो मणिपुर में जो घटना घटी है वो तो दर्दनाक है, उसकी भर्त्सना की जाती है। जिससे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उसको मिलनी चाहिए। लेकिन हम मणिपुर की बात करते हैं, क्या हम राजस्थान की बेटियों को भूल सकते हैं क्या? क्या हम वेस्ट बंगाल की बेटियों को भूल सकते हैं क्या? नंगा कर कर किस प्रकार से उनके साथ में छेड़छाड़ की गई है, मारा गया है। कुछ बेटियों को जान से मारने का काम किया गया है, वह बलात्कार किया जाता है। लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। और दिन दहाड़े मैंने खुद जब वेस्ट बंगाल जाकर देखा कि किस प्रकार से अपराध होते हैं। और आप वहीं राजस्थान की बात कीजिएगा कि राजस्थान में बेटियों के साथ में डेली 15-20 बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, जान से मारा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की हालत यही है। लेकिन आप बेटियों का भी बंटवारा करेंगे कि हम मणिपुर की बेटी तो बेटी है, क्या राजस्थान की बेटी किसी की बेटी नहीं है क्या? वो क्या देश की उसके प्रति जवाबदेही नहीं है क्या? वेस्ट बंगाल के अंदर कत्लेआम चल रहा है, क्या उसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है क्या? छत्तीसगढ़ के अंदर जो बेटियों के साथ बलात्कार, आदिवासी महिलाओं के साथ धरेआम बलात्कार कर जान से मारा जाता है, वो किसी की बेटी नहीं है। ये दुर्भाग्य है देश का। आज विपक्ष अपनी राजनीति को देश के सुधार की मूल धुरी बनाने के बजाय वो देखता है मरने वाली बेटी, बलात्कार होने वाली बेटी किस समाज की है, किस धर्म की है, किस जाति की है, किस भाषा की है, कौन सा राज्य है, बलात्कार करने वाला कौन है और उसमें हमें लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये देखकर वो वातावरण निर्मित करते हैं। मैं पूछ रहा था अभी, मणिपुर पे मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मणिपुर की बेटी के लिए लड़ना चाहिए, हम भी लड़ रहे हैं। उनको गिरफ्तार भी किया गया है, और भी गिरफ्तारी होंगी, बड़े से बड़ा कानून के अनुसार से उनको सजा भी मिलेगी। क्या हम वेस्ट बंगाल की बेटी को छोड़ दें क्या? कांग्रेस में के लिए क्या वेस्ट बंगाल की बेटियां बेटियां नहीं है क्या? राजस्थान की बेटियां बेटियां नहीं है क्या? आज कांग्रेस की ऐसी हालत हो गई है, पदों से बाहर रहकर, सरकार से बाहर रहकर। आज वेस्ट बंगाल में 15-16 उनके कार्यकर्ता मारे गए अभी चुनाव में, लोकल बॉडी के चुनाव में। लेकिन उसके बाद भी उनकी लाशों पर पैर रखकर वो ममता बनर्जी से आलिंगन करना चाहते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं। ये मौत की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, बलात्कारियों के ऊपर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चर्चा चाहते हैं, लेकिन विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष चाहता है चर्चा 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 करते रहो और बाहर चर्चा में बने रहो। ये उसका मेन लक्ष्य है और वो लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। मैं मानता हूं इस बात को कि आज देश के प्रधानमंत्री ने उस पर दर्द महसूस किया है और बोला भी है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को आज की बेटियां बहुत प्यार करती हैं। उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का चुनाव बताता है कि उसमें आदमियों से बढ़कर महिलाओं ने मोदी जी को वोट दिया है। आज महिलाओं के इज्जत और सम्मान के लिए मोदी जी कहीं भी कसर नहीं छोड़ रहे। इस कारण से एक विचलित, एक बिखरा हुआ
जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं दुखी है इस बात का, इसलिए वो महिला 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 कर एक वातावरण निर्मित करना चाहता है। मुझे लगता है कि इनकी वहां पर दाल नहीं गलने वाली है। एक सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, संजय सिंह, उनको निलंबन किया गया है। कहा जा रहा है कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर महोदय ने सुना नहीं, अपनी तरफ से अपील कर दी कि भाई आप इनके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आइए और इनको सस्पेंशन कराइए। मतलब सीधी सीधी तौर पे विपक्ष की तरफ से आरोप है कि सरकार एक तरफा जो है कार्रवाई चाहती है, सदन में भी, बाहर भी, अंदर भी। वो विपक्ष को बोलने का मौका और अपनी तरफ से बात रखने का मौका भी नहीं देना चाहती। हमने कभी भी नहीं रोका है किसी को, विपक्ष बोले ना, लेकिन विपक्ष वही राजनीति है, वहां की मर्यादा देखिए। मैं सदन में रहा हूँ, संजय सिंह का क्या वाह होता है, मंचों पे चढ़ जाना, कागजों को फाड़ देना, उल्टी सीधी बातें करना, और जिस प्रकार का वातावरण करते हैं वो सड़क छाप लड़कों की तरह वहां पे वातावरण निर्मित करते हैं। मुझे लगता है मर्यादा नहीं है। विपक्ष लोलूप है सत्ता के लिए, इस कारण से उनको नजरअंदाज करता है, वरना ये लोग सदन में जाने लायक ही नहीं है। और आने वाले समय में जनता समाज बताएगा इनको। अच्छा, समाज तैयार है इस बात के लिए। लेकिन आज सोनिया गांधी खुद मिलने पहुंची हैं। इंडिया का सबसे मजबूत चेहरा, मजबूत नेता सोनिया गांधी, उनके पास सदन में आज खुद, मतलब वो बाहर है, अभी धरने पर बैठे हैं। सोनिया गांधी खुद उनसे उनका हालचाल लेने पहुंची। देखिए, देश की कमजोरी है माँ के सामने बेटे को आगे बढ़ाना, और एक माँ के लिए बेटे को कहीं ना कहीं बड़ा प्रपोज करना, आगे करना, उसके लिए उसको दर दर ठोकरे खाती है वो। इस कारण संजय सिंह जैसे के बाद में इसलिए गई है कि बेचारे राहुल को किस प्रकार से प्रधानमंत्री बना दें। और वही संजय सिंह है जो परिवारवाद पे इनको गाली बकता था। वही केजरीवाल है जो इनकी इंक्वायरी कर इनको गिरफ्तार करने की, दूसरे दिन गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए, ये कहा करता था। एक माँ और का बेटे के प्रति स्नेह प्यार उसको मजबूर करना है। चले, अविश्वास मत अब सामने है सदन में। हालांकि सब जानते हैं कि इसका कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन एक जो मंशा है विपक्ष की, अब वो इस स्थिति तक पहुंच चुकी है कि विपक्ष की जो रणनीति है वो, अधीर रंजन चौधरी साहब ने भी खुद खुल के कहा है कि हाँ ठीक है, इससे कुछ नहीं होना जाना, लेकिन प्रधानमंत्री तो बोलने के लिए आएंगे ही आएंगे। क्या, किस नजर से देखते हैं आप मुझे इसको? नहीं लगता, ये नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो नहीं है। ये सारा अपने आप को, इनकी दो बैठक हुई है विपक्ष की। पहली बैठक में केजरीवाल जी चले गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दूसरे में नीतीश कुमार जी चले गए थे। कुछ लंच करने पहले आते हैं, कुछ दोपहर को आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। ये एक अपनी विपक्ष का एक प्रयोग करना चाहते हैं, हम कितने एक हैं या नहीं है, कितने हम बिखरने वाले हैं। ये अपना प्रयोग कर रहे हैं कि अपनी देखें हम कितना मजबूत है, इकट्ठा रहता पाते नहीं रह पाते। ये उसका प्रयोग है, सरकार को कुछ नहीं होने वाला है। ये अपना प्रयोग कर रहे हैं और मुझे उसमें भी विफलता इनको मिलेगी। चलिए, आपकी इस बात से एक बात समझ में आती है। देखिए, इतना कुछ हो रहा था, हमेशा से बीजेपी, ये एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से यही आया कि विपक्ष कभी मजबूत हो ही नहीं सकता, विपक्ष भटका हुआ है। लेकिन इस बार जो है मणिपुर को लेकर विपक्ष एक मत दिखाई दे रहा है। हर एक जो दल जो है अपनी तरफ से सुर में ला के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये तो माना जाएगा कि विपक्ष एक सुर में, एक मत के साथ खड़े होकर विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। नहीं, गाली देने वाले एक साथ हो जाते हैं, हमेशा हो जाते हैं, दंगे तो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। लेकिन विपक्ष की भूमिका नहीं है। विपक्ष की भूमिका देख लेंगे आप, पूर्व में हमारे नेताओं के देखिए, नरसिंह राव जी प्रदेश के प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने बाहर विदेश भेजा था, और विदेशी पूछते थे कि आप तो विपक्ष में यहाँ पर, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं अपने देश में विपक्ष में हूँ, बाहर में भारतीय हूँ। वो राजनीति थी साहब, अब इनकी कोई राजनीति नहीं है। कोई विपक्ष काय का विपक्ष है ये? नहीं तो आखिरकार विपक्ष की मंशा किस तरह से देखते हैं, क्या मंशा है? एक ओवरऑल अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, क्योंकि आम जनता से लेकर हर व्यक्ति जानना चाहता है कि सदन चलेगा कब, और अगर सदन चलेगा तो चर्चा होगी, प्रधानमंत्री बोलेंगे, या फिर गृह मंत्री से ही जो संतुष्ट करेगा विपक्ष? नहीं, प्रधानमंत्री भी अपने समय पर बोलेंगे, गृह मंत्री भी बोलेंगे, चर्चा होगी। ये बैठेंगे नहीं, भाग जाएंगे, क्योंकि चर्चा में जो बोला जाएगा इनके सहन नहीं हो पाएगा, इनमें इतनी सहन शक्ति नहीं है। और ये कोई गठजोड़ नहीं है। ये भाई अपने आप को भ्रष्टाचार जो किए हैं, जेल में जाने से बचने का एक दबाव की राजनीति है इनकी, अपना परिवारवाद को चलाने की राजनीति है, अपने परिवार को स्थापित। आप देखिए ना, आप जिनकी बैठक जितनी भी होती है, या तो बेटा साथ में होता है, या बाप साथ में होता है, भाई होता है या भतीजा होता है, परिवार से ही जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ दावतनामा होता है ना, चूल्हे नोते पे आ जाइएगा, तो ऐसे ही जाते हैं। ये अपने परिवारों को स्थापित करने वाले लोग, पल पल इन भ्रष्टाचार में लिप्त लोग, देश को लूटने वाले लोग, देश ने इनको अस्वीकार कर दिया है। अब देखिए अखिलेश को देखिएगा,
बुआ भतीजे का भी प्रयोग कर लिया, 2 युवा साइकिल पे चले वो भी प्रयोग कर लिया, और कितने प्रयोग आप करोगे? जनता ने नकार दिया है तो आपको नकार दिया है। अब अगर मैं स्थितियां देखूं तो मुझे लगता है कि चलिए अगर कर्नाटक की जीत के बाद ये सहरा जो है भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने जिस तरह से निकाली थी, पद यात्रा अपनी रखी थी, उसको उनके सर पर सजाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कांग्रेस पार्टी और तमाम जो अलग दल है। हालांकि ये भी माना जाएगा कि जो कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो कर्नाटका की जीत के बाद निश्चित रूप से हाई प्रोफाइल पर है, और मुझे लगता है कि अब जो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण का जो घोषणा हुई है उसको लेकर क्या लगता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, 5 जो विधानसभा जो चुनाव अभी लोकसभा से पहले होने हैं, भारत जोड़ो यात्रा को क्या वाकई में आप बहुत बड़ा चमत्कारिक स्थितियों में देखते हैं? क्योंकि भाई कांग्रेस को तो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है। नहीं, मुझे नहीं लगता। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने लोगों ने की थी जिनके बाप दादाओं ने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश के 2 टुकड़े करा दिए थे। कहाँ से जोड़ रहे हैं वो? एक और पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर हमारे पर कलंक लगाकर जिन्होंने दिया, जिन्होंने सरदारों का कत्लेआम किया, जिन्होंने, वो भारत को कैसे जोड़े? कौम को हमसे अलग करने का काम किया है। कहाँ पे भारत जोड़ेंगे? भारत जोड़ो के अंदर मुझे भी नहीं लगता। भारत जोड़ो में आप उनसे पूछिएगा, आप जब भारत को जोड़ने चले थे आपकी कांग्रेस कितनी बार टूटी, कितने टुकड़े हुए कांग्रेस के, कितने लोग कांग्रेस को छोड़ के गए, और उनका क्या विचार था? जब कश्मीर में गए थे वहां पर वो जिस प्रकार का वातावरण, कहना है मुझे एक आतंकवादी मिला, मेरी आंखों से आंख मिली। एक बेवकूफ आदमी, अगर आतंकवादी मिला था, आंखों से आंख मिली, तो पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए थी, बंद कराना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उनका मित्र था, प्रधानमंत्री काल के अंदर बिरयानी खाने आया करता था प्रधानमंत्री हाउस के अंदर, जिस प्रकार का वो वातावरण कर रहे हैं, देश ने उनको नकार दिया है। इतनी भीड़ तो कोई भी व्यक्ति इकट्ठा कर लेगा। कांग्रेस के हो जाते हैं, और कांग्रेस के, और आप जो कर्नाटक की जीत की बात करते हैं, मैं हिमाचल हो या कर्नाटक हो, ये इनकी जीत नहीं है, वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं का अपना नेतृत्व है उनका। नहीं तो ये लोग तो किसी को पूछते नहीं, लोग इनको नहीं पूछते, इनके जाने से तो चुनाव हारते हैं लोग बाग। तो मुझे नहीं लगता कि इनका नेतृत्व है ये एक, क्योंकि विरोध कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेतृत्व अपना निकाल लेता है, कोई ना कोई बात निकाल के, उसका एक परिणाम है। वरना मोदी जी के ग्राफ में कहीं भी कोई कमी नहीं है। मोदी जी बिल्कुल आज विश्व के नेता के रूप में स्थापित है, और देश के अंदर एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर वोट पड़ता है। उसका कारण है, हम वोट इसलिए नहीं मांगते अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना, हमने वोट इसलिए नहीं मांगते कि ये हो गया वो हो गया, हम वोट मांगते हैं कोरोना काल के अंदर हमने सेवा ही समर्पण के माध्यम से लोगों की सेवा की है। हमने बेघरों को घर दिया है, हमने 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय बनाया है, हमने 11 करोड़ लोगों के लिए गैस दी है, हमने उनका अकाउंट खोल, जन धन अकाउंट खोलकर डायरेक्ट पैसा भेजा है महिलाओं के अकाउंट में, लोगों के, किसानों को लिए हम उनको हर बार 2000 रुपया हर 4 महीने बाद दे रहे हैं। और आप हमारे काल को देखिएगा, ये 100 रुपए भेजते हैं, 100 रुपए पहुंचते हैं। राजीव गांधी के कार्यकाल के अंदर खुद राजीव गांधी जी की स्टेटमेंट है कि मैं 100 रुपए भेजता हूं, 15 रुपए पहुंचते हैं। 85 रुपए खाने वाले लोग क्या देश को चला सकते हैं? क्या देश को मजबूत कर सकते हैं क्या वो लोग? मुझे लगता है 75 वर्ष पुराना देश हो चुका है, ना समझ नहीं है, समझदार है। उस समय देश की आजादी के समय में हम उल्लास में थे कि देश आजाद हुआ है तो कोई बात नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए। नहीं तो उस समय भी जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बनना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके बाद जो कांग्रेस ने शासन किया है, ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की आत्मा के विरोध में था, वो देश के पक्ष में नहीं था, विकल्प नहीं था। लेकिन आज विकल्प है जनता के सामने, समाज के सामने, विश्व के सामने विकल्प है, और वो विकल्प है मोदी जी। मोदी जी के आने के बाद ही एक सपना देखा गया था। खुद मोदी जी ने, प्रधानमंत्री साहब ने भी कई बार जो है सदन से लेकर कई रैलियों में भी ये बात रखी कि कांग्रेस मुक्त जो है भारत की स्थितियों में जाने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिमाचल में, राजस्थान में, फिर उसके बाद कर्नाटक में। अब इस मुहिम से तो चलिए अब आगे जारी रहेगी या कैसा रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन बीजेपी कैसे सरवाइव करेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश का और जो राजस्थान का जो चुनाव है वो कहते हैं कि एकदम कांटे का टक्कर है। संगठन में आप बहुत मजबूत स्थितियों में हैं, तो संगठन में किस तरह की तैयारियां हैं, और क्या ये माना जा सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उन पर इन विधानसभा चुनावों का असर, जो नतीजा रहेगा उनका असर रहेगा? देखिए, अब विधानसभा चुनाव आते हैं या लोकसभा का चुनाव होता है,
ये अपने संगठन के लोग अपनी अपनी गतिविधियां करते हैं, हम्म, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल को एक विद्यार्थी की तरह हर समय तैयारी में रहना पड़ता है। बिल्कुल। और हम जैसे एक बच्चा होता है कि आखिरी 1 महीने के अंदर ज़्यादा तैयारी करता है, हम्म, रात को भी पढ़ता है, डाइट भी अच्छी लेता है, ट्यूशन भी लगाता है, उस प्रकार से हम अब इन दिनों में पहले तो हमारा पूरा हमने एक अच्छा है, ये सरकार पहली सरकार है हम्म, जो 1 साल बेमिसाल हर साल अपनी रिपोर्ट कार्ड देती है। हम्म, अभी 9 वर्ष के हमने रिपोर्ट कार्ड 1 रिपोर्ट महीने के कार्ड अंदर आएगा। हम जन-जन हम्म, में गए, जनता के पास में गए, हम्म, जो काम किए उनको भी बताया है, नए लोगों को जोड़ने का भी काम किया है। देखिए आने वाले समय के अंदर हमें नहीं लगता कि कोई चुनौती 14-24 की तो कोई चुनौती नहीं है। हम्म, जहाँ राज्यों का सवाल है, राज्यों के अंदर मजबूत स्थिति के अंदर है। हम्म, कार्यकर्ता हमारे लगातार काम कर रहे हैं, हमने हम्म, विस्तारक योजना के माध्यम से कार्यकर्ताओं को लगाया है। हम्म, संगठन हमारा बहुत मजबूत है और मुझे नहीं लगता कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, मुझे लगता है हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी हम्म, और हमने देश को एक मजबूत नेतृत्व दिया है। आर्थिक व्यवस्था ऐसी दी है कि आज 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हैं। आज हमें अपने गौरव होता है, जो आसपास के देश हैं, दाने-दाने से मोहताज है। हम्म, खाने के लिए खाना नहीं है, हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने का काम आज हम कर रहे हैं। हम्म, तो उस स्थिति में देखा जाए, आज महँगाई को हमने कंट्रोल कर रखा है। 12 करोड़ लोगों के घर के अंदर नल पानी पहुँचाया है हमने। हम्म, आप देखिएगा आज आज़ादी के 75 वर्ष 12 करोड़ घरों में नल नहीं थे और भी पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं। तो ये जो हमने काम किए हैं, लोगों को बचाया है हमने। आज हम गाँव देहात में जाते हैं, गाँव के लोग बोलते हैं कि साहब हमारे तो बुजुर्गों की महिलाओं की सर के बाल उड़ जाते थे, हम पानी भरते सुबह-सुबह लगते थे। हम्म, आज पानी हमारे घर के अंदर आ गया है। हमें लक्कड़ काटने जाना पड़ता था, लक्कड़ काट के खाना बनाना पड़ता था, धुआँ हमारी नाक में जाता था, आज गैस हमारे घर के अंदर है। ये सब कामों के अंदर जो जनता के साथ में हम जुड़े हैं, डायरेक्ट जुड़े हैं और जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, हमने परिवार मुक्त शासन दिया है, ये हमारी बहुत बड़ी धरोहर है और मोदी जी पे जो विश्वास है, मुझे लगता है वो विश्वास हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए बहुत कायम है। चलिए उत्तराखंड का रुख करते हैं। आप प्रभारी हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड में सर पिछले जिस तरह से आप जानते हैं कि भाई आप प्राकृतिक आपदाओं का बहुत बड़ा एक मार वहाँ रहती है और अभी चूंकि मानसून का भी समय आप देख ही रहे हैं, भूस्खलन लगातार चल रहा है। इसको लेकर सरकार की तरफ से कई बार कई एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और कई लोग इसमें जो लगे भी हुए हैं कि भाई किसी तरह से एक ऐसा ग्राफ तैयार किया जाए जिससे कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनको रोकने का जो है प्रबंध किया जाएगा। देखिए ये पहाड़ों के साथ जुड़ा हुआ है, नेचुरल डिजास्टर जो होता है वो लगातार बना रहता है। प्रकृति की आपदा जो होती है वो लगातार बनी रहती है, उसका मुकाबला तो हमको करना ही पड़ेगा। उसको रोका जा सकता है, उस रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमने ऑल वेदर रोड बनाई है, ऑल वेदर रोड से जो कनेक्टिविटी कट जाया करते थे जिसके कारण से परेशानी समाज को हुआ करती थी, उसको हमने खत्म करने का काम किया है। अभी हमने एक रिपोर्ट जो भी आ रही है उसके कारण क्या क्या रहेगा, आपको ध्यान में कोई जनसंख्या बढ़ गई है, पहाड़ों पे भी जनसंख्या बढ़ गई है। डिस्पोज वो पहाड़ के अंदर ही गड्ढा खोद के वहीं कर देते हैं, जिसके अंदर मल अंदर चला जाता है, पानी चला जाता है अंदर, जिसके कारण से वो अंदर से खोखला होता रहता है। उसके कारण से भी हम उसके जो कारण है उसको निकालने की बात कर रहे हैं, उस पर सुधार करने की बात कर रहे हैं। आज पहाड़ों पे वातावरण अलग तरीके का बना हुआ है, जो पहाड़ की जो गौरव है उसको हम लौटा रहे हैं। आज आपने देखा होगा हमारी सरकार उत्तराखंड में दोबारा रिपीट कर रही है। उसका कारण ये है कि उत्तराखंड के निर्माण करने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, आज उनकी आत्मा के अनुसार हमने काम किया है। आज हम पुनः बहुमत से पूरे बहुमत से हम वहाँ पर आए हैं। आज हम वहाँ पे उन पे जो ऑर्गेनिक खेती है उसको बढ़ावा देने का लिए जो प्लान है उसको रोकने का काम हम कर रहे हैं। साथ साथ जो टूरिज्म है उसका रूप भी बदलने के लिए आज वहाँ पे देखा इतिहास के अंदर पहली बार 4 करोड़ कावड़ वाले हैं। बिल्कुल 35 लाख आपके अभी यात्रा पे जो चार धाम की यात्रा के लिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ है आज। उसका प्रारूप भी बदल रहा है। तो उससे वातावरण तो खराब होता ही है, जब संख्या ज़्यादा बढ़ती है पहाड़ों का एक अपना तरीका होता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी वहाँ पर किस प्रकार से मेंटेन किया है रिपोर्ट आएगी, उस पर भी हम विचार करेंगे। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड जो होगा इतिहास में और आज भी हर कार्यक्रम में बहुत अग्रणी होकर काम कर रहा है। और उत्तराखंड की हम खाली भौगोलिक दृष्टि नहीं है, हम उसके सांख्यिकी दृष्टि से भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर धर्म परिवर्तन बढ़ रहा है, हमने धर्मांतर कानून हम लेके आए। हमने महिलाओं को काम ज़्यादा मिलना चाहिए, 30% महिलाओं को हमने आरक्षण वहाँ पे सभी जगह करने का काम किया है। हमने हर घर के अंदर नल 1 रुपये में नल और फ्री जल वहाँ पे देने का पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं।
ऐसे अनेकों ने काम है जो उत्तराखंड के लिए हम कर रहे हैं। जो ये यूसीसी आप देखिएगा, हमारा उत्तराखंड प्रथम आया है यूसीसी के अंदर। जी। आज हम उस पे बहुत आगे निकल चुके हैं। उसकी सब चल रहा है, उसकी जो भी हो सकता है जो कानून कार्रवाई के हिसाब से और लीगली जो भी होता है सब चीज़ को पूरा कर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे अनेकों चुनौतियाँ वहाँ पे आती रहती हैं और ये हमारी सरकार है। मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत-बहुत हौसला अफ़ज़ाई करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कल भी बैठक हुई थी कि लगातार हर 5 महीने बाद कोई ना कोई घटना वहाँ पे घटती है। जैसे अभी गंगा कैनाल के अंदर जो करंट से मारे गए, जी। उससे पहले बाढ़ आपदा आई है, उससे पहले कुछ और, ऐसे लगातार चलता रहता है। लेकिन उनकी ईमानदारी यूनिकनेस है। कांग्रेसी तो उसमें ढूंढते हैं इतना 1000 करोड़ रुपया आया तो हमें कितना पैसा मिलेगा, लेकिन हम वो नहीं ढूंढते। ये हम देश की समाज की सेवा के लिए करते हैं। हमेशा हमारा मुख्यमंत्री उसमें बीच में समाज के लिए खड़ा रहता है। उसका परिणाम है कि आज उत्तराखंड अपने विकास की ओर चरम सीमा की ओर जा रहा है। महिलाओं को लेकर आपने कहा, लेकिन पलायन सर अभी भी बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है उत्तराखंड के लिए। देखिए, पलायन की जहाँ तक हम बात करें, पलायन के 2 रूप होते हैं। एक तो गरीबी होती है, एक उन्नति होती है। उन्नति के कारण अभी से नहीं है, मैं तो काउंसलर रहा आरकेपुरम में, वहाँ पर भी उस समय भी उत्तराखंड के लोग क्यों आते थे? नौकरी मिलती है शहर के अंदर, नौकरी करने आते हैं। सारा आरकेपुरम उत्तराखंड हिमाचलियों से भरा हुआ। कोई विकास करने के लिए देश के लोग विदेश जाते हैं। विकास करने के लिए उसको पलायन नहीं कहेंगे, विकास की है। और जो गरीबी है उसके कारण है, उसके लिए हमने ऑर्गेनिक खेती भी का भी काम करे। अनेकों ने युवाओं के लिए काम निकाल रहे हैं, युवा वहाँ पर रहे। ऐसा हमने जो हाउस होल्ड जो घरों के अंदर लोग आए हैं, यात्रीगण हैं, रुके हैं, वो बहुत बढ़िया काम वहाँ पर चल रहा है। और वहाँ की जो संपदा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का क्या प्रोडक्ट है जो हम उसको ग्लोबलाइज कर रहे हैं। आज G20 के माध्यम से आज जितने भी विश्व के लोग आए हैं उनको हमने उत्तराखंड की एक-एक चीज कि जो हमारा गौरव है वो दिया है। आज विश्व के अंदर उनका नाम हो रहा है। विश्व की मार्केट के अंदर हम जा रहे हैं। अभी एक मेला लगा था, उसके अंदर गया था। एक-एक चीज को आप मन खुश हो जाता है देखकर। वहाँ पे कारीगर, जो टमटा समाज होता है, हाथ के कारीगर हैं, वो हस्तशिल्पी हैं, उनकी चीजों को देखेगा, ऑर्गेनिक खेती को देखेगा, वहाँ के खाद्य देखेगा, मिल्ट्स देखेगा। सबसे ज्यादा मिल्ट्स और औषधि वहाँ मिलती है, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं इस नजरिए से। लेकिन आज हम सब फील्डों में काम कर रहे हैं और वहाँ का युवा उसमें लगा हुआ है। अवसर से लेकर रोजगार सब कुछ मौजूद होने वाले अब जो उत्तराखंड में आने वाले समय में। बिल्कुल। पता चला है साहब कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी जो समाज है वहाँ महिलाओं को लेकर और खासतौर से तमाम योजनाएं वहाँ हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी ये कहा गया है कि पहाड़ी जो समाज है जम्मू कश्मीर में वहाँ उनको ST जो है का दर्जा रखा जाएगा। क्या शुरुआत है 2024 के लिए? देखिए, हर चीज को 2024 से देखेंगे तो मुझे देश का विकास नहीं हो पाएगा। हम कभी चुनाव के आसपास नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि वाकई मानस को, जनता को किस प्रकार से, किस कारण से परेशानी हो रही है। धारा 370 हटाने का हमने 24 से कोई मतलब नहीं था। धारा 370 का हटाने का मतलब ये था कि वहाँ पे वाल्मीकि शेड्यूल कास्ट लोगों को डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर, प्रोफेसर हो जाए, उनको सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलती थी। कहीं पे ऐसी नौकरी नहीं थी। धारा 370 हटाने के बाद उनको हमने नौकरी देने का काम किया है। धारा 370 हटाने के बाद में जो पत्थरबाज थे आज वो स्कूल जाना शुरू कर दिया। धारा 370 हटाने के बाद में आज का भारत आप देखेंगे। मुझे ध्यान है कि मैंने वक्तव्य सुना उनका, मुफ्ती ने कहा था कि धारा 370 हटा दे तो खून की नदियां बहेंगी। लेकिन आज धारा 300 हटने के बाद में पूरे कश्मीर के अंदर तिरंगा फहरता हुआ दिखाई देता है। मुझे फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट भी याद है कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज 26 जनवरी को अपने घर के अंदर तिरंगा फहराते हुए, जनगण मन गाते हुए मैंने खुद फारूक अब्दुल्ला को देखा सोशल मीडिया पर। ये बदलता हुआ कश्मीर है साहब। और कश्मीर के अंदर उसके उत्थान के लिए अब सभी चीज राजनीति के तरीके से नहीं देखी जाती। विकास होगा तो सबको विकास मिलने वाला है। जो लोग किसी कारण से पिछड़ गए हैं उनको आगे बढ़ाना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। आपके घर में भी एक बच्चा कोई कमजोर होगा तो डॉक्टर कहता है इसको दूध बढ़ा दो, तो दूध बढ़ाना पड़ता है उसका। सही बात है। उसकी डाइट बढ़ानी पड़ती है। तो ये कमजोर को बराबर की लाना, जब तक देश तरक्की नहीं कर सकता, जब सामरिक विकास ना हो, पूर्णतः विकास ना हो, सबका विकास ना हो, तो हम नहीं कर सकते। चलिए, 2024 के लिए एक आखिरी सवाल। 2024 के लिए संगठन में क्या मार्गदर्शन, क्या स्थितियां, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जो बड़े राज्य हैं जहां पर बीजेपी का संगठन बहुत मजबूती से अभी दावेदारी कर रहा है, क्या माना जा सकता है, कितनी ताकत के साथ और किस तरह से जो है तस्वीर नजर आएगी 2024 में?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निस्वार्थ घर छोड़कर अपना पैना पैसा वैसा खर्च कर कर, समय खर्च कर कर देश के निर्माण में अपना योगदान देता है। हम अपने देश दुर्लभ कार्यकर्ताओं पे बहुत गर्व करते हैं, घमंड करते हैं। और आज देश के सामने चुनौती है, विश्व के सामने हम एक शक्तिशाली रूप में खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि हमारा कार्यकर्ता इस संकल्प को लेकर कि आने वाले समय के अंदर हम मोदी जी को एक मजबूती के रूप में 5 राज्य जीत कर देंगे। और संगठन के बारे में जहाँ तक हम बात बताएं, संगठन हमारा पूरा मेहनत और लगन से घर छोड़कर लगा रहता है। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर अन्वित भी होते हैं और उसी प्रकार से हम अपने कार्यकर्ता जिस प्रकार से योजनाएं हमारी जाती हैं, हम लगातार योजनाएं लगाते रहते हैं, उनको संकल्पित करते रहते हैं। अनेकों अनेक रूप, सभी के रूप का यही कारण होता है कि हमें चुनाव जीता है। इनके राजनीतिक प्राणी हैं, जब राजनीतिक दल में काम करते हैं और राजनीतिक दल का काम होता है चुनाव जीतना, और चुनाव जीतने के लिए पूरा मेहनत करना, ये हमारा कार्यकर्ता करेगा। चलिए, तो ये हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी रहे, जिन्होंने अपनी तरफ से सरकार और बीजेपी संगठन का एक पूरा खाका और विपक्ष की जो स्थितियां हैं उस पर अपनी बात रखी है। इस बातचीत को अब देते हैं विराम। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।